ऑथराइजेशन अटैक स्कीम्स। ऑथराइजेशन मतलब प्रिविलेजेस, किस चीज़ की अथॉरिटी है हमारे पास, किस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। ऑल द अटैक्स रिलेटेड टू द ऑथराइजेशन पार्ट टू द प्रिविलेजेस, या किसी लोअर लेवल प्रिविलेज अकाउंट पे लॉगिन कर रहे हो और किसी हायर लेवल प्रिविलेज अकाउंट पे एक्सेस ले रहे हो, सिंपल, उसको बोलते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। आई होप यू रिमेंबर द टू टाइप्स ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन इज वर्टिकल। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है? सर एक बार दोबारा बता दोगे? ओके, couldn't recall that, yeah. या तो सपोज अगर मैं सिस्टम का एग्जांपल लूँ अभी, एक सिंपल नॉर्मल कंप्यूटर का, राइट। तुम्हारे पास एक लिनक्स लेते हैं, यहाँ पे लिनक्स में रूट होता है जिसको हम विंडोज में एडमिन बोलते हैं, राइट। इनके अलावा कोई नॉर्मल यूजर है मेरे पास, सपोज एक हो गया एसआईडी, राइट, और एक यूजर हो गया मेरा सेम, ले लेते हैं अभी टोर, TOR। नॉर्मल यूजर से दो, ठीक है, नॉर्मल यूजर, और ये भी मेरा नॉर्मल यूजर है, ठीक है। मैंने लॉगिन किया एसआईडी से, ठीक है, और मैं किसी तरह से TOR की परमिशंस यूज कर पा रहा हूँ। मैंने लॉगिन किया एसआईडी से और मैं किसी तरह से TOR जो मेरा यूजर है टूर, उसकी परमिशंस यूज कर पा रहा हूँ। उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। मतलब दोनों के पास सेम ही परमिशन थी, बट मैं दूसरे अकाउंट की परमिशंस फिर उसके बिहाफ पे, फिर उसकी प्रिविलेजेस के साथ एक्शन परफॉर्म कर पा रहा हूँ। दोनों की प्रिविलेजेस सेम है, बट मैं दूसरे अकाउंट की प्रिविलेजेस यूज कर पा रहा हूँ। उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेजेस का लेवल सेम है दोनों का। सपोज अगर मैं लिनक्स का एग्जांपल दूं, तो इसकी अगर अगर मैं यूआईडी की बात करूं, तो लाइक 100,000 मान लो एस आई डी इसकी। रूट की यूआईडी क्या होती है? 0। हायर द यूआईडी, लोअर द प्रिविलेजेस, राइट। दो यूजर थे एसआईडी जिसकी यूआईडी थी 1000 अकॉर्डिंग टू प्रिविलेजेस। रूट की यूआईडी भी 1000 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिविलेजेस अभी के लिए, ठीक है। मतलब दो यूजर थे एसआईडी और रूट, दोनों के पास सेम ही प्रिविलेजेस थी। मैंने किसी तरह से कोई अटैक परफॉर्म किया, कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की जिसके थ्रू मैं टूर की प्रिविलेजेस यूज कर पा रहा हूँ बाय लॉगिंग थ्रू एसआईडी। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। Okay. मतलब सेम ही लेवल पे दूसरे यूजर की प्रिविलेजेस यूज करना। Hmm. Got it. अदर देन दिस, आपने किसी अकाउंट से लॉगिन किया एसआईडी या फिर TOR टूर, किसी एक में से लॉगिन किया, आप किसी तरह से विदाउट परमिशन, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन आप रूट की प्रिविलेजेस यूज कर पा रहे हो, ठीक है। आपने लोअर लेवल प्रिविलेज अकाउंट से एक हायर प्रिविलेज अकाउंट की एक्सेस ली है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर। आपने अगर माइग्रेट किया है प्रिविलेजेस पे, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। अगर आपने सेम ही प्रिविलेज लेवल पे माइग्रेट किया है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? सुरेंद्र? Yes, sir. ओके देन, ऑल द अटैक्स related to the privileges are categorized under authorization attack scheme. पैरामीटर टेम्परिंग भी उसी का एक पार्ट आता है, जिसमें हम मेथड्स को टेम्पर कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स को टेम्पर कर सकते हैं, क्वेरीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ऑल द अटैक्स रिलेटेड टू द privileges are categorized under authorization attack scheme. After authorization, we have some attacks related to the session management. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेशन के ऊपर काफी टेक्स्ट देखे थे हमने, लाइक आइडोर हो गया, कुकीज टेम्परिंग हो गया, कुकीज आप गैस कर रहे हो, वो सब भी आता है इसी के अंदर। तो इम्पर्सोनेशन, लेजिटिमेट यूजर, इस कैटेगरी के अंदर आता है। कौन सा कोई अटैक याद है इसके ऊपर? इम्पर्सोनेट लेजिटिमेट यूजर, कोई अटैक याद है? Spoofing. स्पूफिंग, ठीक है। कुकीज स्टीलिंग भी इसी में आता है, तो आप इसमें ले लो, Stealing, yeah. सेशन हाईजैकिंग में। Session hijacking, right. आप स्पूफ कैसे करते हो? आपने किसी तरह से उसके यूजर नेम पासवर्ड निकाल लिए थ्रू फिशिंग और थ्रू गैसिंग एनी वे, ठीक है।
उसके थ्रू आप उसके यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर रहे हो, आप इम्पर्सोनेट कर रहे हो खुद की, आप खुद को इम्पर्सोनेट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इम्पर्सोनेट ए लेजिटिमेट यूजर। सिंपल स्पूफिंग का एग्जांपल है वो भी। देन वी हैव सम अटैक्स फॉर सेशन हाईजैकिंग टेक्निक्स, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेशन टोकन प्रिडिक्ट कर लिया आपने, आपके टोकन सिंपल आ रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ टोकन आ रहा है, आपने प्रिडिक्ट कर लिया जो टोकन आने वाला है उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, सिंपल ही वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज, आपने उसे प्रिडिक्ट कर लिया। बहुत है सेशन टोकन प्रिडिक्शन में। सेशन टोकन टेम्परिंग का हमारे पास एग्जांपल था आइडोर, आपने वैल्यू मॉडिफाई की, किसी और यूजर की आपको एक्सेस मिल गई। क्लियर है? आइडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। Yeah. अदर देन दिस वी हैव MITM, आप नेटवर्क स्निफिंग के थ्रू टेक्स्ट परफॉर्म कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल ऑफ MITM अटैक, मैन इन द मिडल, जो आपके ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, टेम्पर कर सकता है। क्लियर? अदर देन दिस सेशन रिप्ले अटैक्स, आपने आपको अगर याद हो तुमने कुकीज को दोबारा यूज करके एक नया सेशन इनिशिएट किया था, आपको अगर ये वीडियो याद हो। तो हमने जो भी लैंग्वेजेस देखी थी जो कि फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे यूज होती हैं, आप अगर सिंपल वो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो थ्रू द पैरामीटर्स और थ्रू एनी इनपुट फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल वेब स्क्रिप्ट इंजेक्शन। आपने स्क्रिप्ट्स लैंग्वेज के कोड्स यूज किए हैं, उनको हम बोलते हैं सिंपल वेब स्क्रिप्ट इंजेक्शन। इंजेक्टिंग PHP HTML और बाकी जो भी लैंग्वेज हमने देखी थी स्टार्टिंग में, कि कौन सी लैंग्वेज बैक एंड पे यूज होती है तो कौन सी लैंग्वेज फ्रंट एंड पे यूज होती है। राइट? आप अगर इनके कोड इंजेक्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपल वेब स्क्रिप्ट इंजेक्शन पार्ट। अदर देन वेब स्क्रिप्ट इंजेक्शन वी हैव OS इंजेक्शन, या इनपुट फील्ड के थ्रू सर्वर पे कोई भी आप कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो जो कि विंडोज पे या फिर लिनक्स पे चलती है, लाइक LS हो गया, DIR हो गया, MKDIR हो गया, डिलीट हो गया, जो भी आप जो भी कमांड एग्जीक्यूट कर पाओ सर्वर सिस्टम की, चाहे वो विंडोज हो या फिर लिनक्स हो, इट डिपेंड्स। आप अगर OS की कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो तो हम बोलते हैं OS कमांड इंजेक्शन। क्लियर है? आफ्टर OS कमांड्स आप अगर SQL की कमांड इंजेक्ट कर पा रहे हो ऑन द डेटाबेस पार्ट तो उसको हम बोलते हैं SQL इंजेक्शन। ठीक है? अदर देन SQL इंजेक्शन वी हैव वन मोर थिंग, वी कॉल इट बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो अटैक याद है? Yes. तो आप अगर किसी वैल्यू, किसी पैरामीटर के थ्रू या फिर किसी इनपुट फील्ड के थ्रू बफर ओवरफ्लो अटैक कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक इंजेक्शन का ही पार्ट है। बफर ओवरफ्लो अटैक आई होप सबको याद होगा कि हम पहले बफर को जंक से फिल करते हैं, जब वो फ्लश होता है तो हम उसके अंदर पेलोड डालते हैं। ये सब होता है बफर का साइज प्रिडिक्ट करके या फिर आइडेंटिफाई करके। Just give me a minute. Yes. आपका जो बफर का साइज होगा आप उतना ही जंक भेजते हो। अगर मैं बफर का साइज है लाइक 250 KB, ठीक है, तो आप 250 KB ही जंक भेजोगे, उसके बाद अपना पेलोड भेजोगे डायरेक्टली, ताकि जैसे ही बफर फ्लश करे खुद को उसको एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्ट मेरा पेलोड मिले। जैसे ही पेलोड एग्जीक्यूट होगा आपकी मैलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी वहाँ सर्वर साइड पे। राइट? इस टाइप का अटैक को हम बोलते हैं सिंपल बफर ओवरफ्लो अटैक, जो आपके बफर पे होता है जनरली। आफ्टर दिस इंजेक्शन अटैक्स वी हैव सम काउंटर मेजर्स कि कैसे प्रिडिक्ट या फिर कैसे इनसे बच सकते हो अटैक से। फर्स्ट वन इज परसेंटेज एनकोडिंग। मल्टीपल टेक्निक्स यूज होती हैं इसमें। फर्स्ट वन इज जो आप जनरली यूज करते हो कैरेक्टर URL एनकोडिंग। इसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेसिस, उन सबको एनकोड कर देता है विद दिस वैल्यू परसेंटेज 2F। एग्जांपल है सिंपल को यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो स्लैश होगा उसको एनकोड किया जाएगा, बिकॉज हम स्लैश यूज करते हैं जनरली। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ टर्मिनल का, नोट दिस वन, बस 1 मिनट दो मुझे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टर्मिनल की, मैं पावर शेल, मैं यहाँ पे स्लैश यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली स्पेसिफाई करने के लिए। क्लियर है? दिख रहा होगा आई थिंक आपको।
विजिबल है? मैंने यहाँ पे स्लैश यूज हाँ किया है डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करने के लिए। बट अगर मैं सर्वर साइड पे चाहता हूँ कि स्लैश से मेरी डायरेक्टरी स्पेसिफाई ना हो, फॉर दैट पार्ट मैं सिंपली यूज करता हूँ एनकोडिंग। %2f यूज होता है मेरा, और स्लैश। आई हैव गिवन अ लिंक, आपको पूरी पूरी यूआरएल एनकोडिंग की लिस्ट मिल जाती है। जस्ट ओपन दिस लिंक। कौन सा कैरेक्टर की प्रॉपर यूआरएल एनकोडिंग क्या है, यहाँ पे हर एक चीज की लिस्ट मिलेगी आपको। अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर एनकोड करना हो, लाइक प्लस हो गया, तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी मेरे पास एनकोडिंग टेक्निक्स में, %2 भी। हर चीज की यूआरएल एनकोडिंग टेक्निक मेरे पास। ठीक है। हम इससे, तो इसका यूज करने का मेन मोटिव क्या है? आप जब भी स्क्रिप्ट लिखते हो, आपको याद है मेरा एग्जांपल दिया था मैंने आपको एक, जिसमें हमने रिलायंस के ऊपर स्क्रिप्ट ट्राई की थी, याद है? स्क्रिप्ट अलर्ट एंड डिफरेंट थिंग। यस तो उसने मुझे वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने नहीं दिया, राइट। एक तरीका तो वो था कि वो इनपुट फील्ड्स को वेरीफाई कर रहा है कि कौन सा कैरेक्टर अलाउड है, कौन सा कैरेक्टर अलाउड नहीं है। वो तो हो गया सिंपल व्हाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग की बात। ठीक है। अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो मेरा जो स्पेस है रिलायंस और डिजिटल के बीच में, अगर यहाँ पे देखो तो वो एक प्लस से रिप्लेस किया गया है। ठीक है। मैंने सर्च किया रिलायंस डिजिटल, यूआरएल में क्या आया है, रिलायंस प्लस डिजिटल। तो मतलब एनकोडिंग टेक्निक्स यूज होती हैं ताकि आपकी वैल्यूज को बेहतर तरीके से फिल्टर किया जा सके। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाला और एग्जीक्यूट हो गया एज इट इज, नहीं। आपने जो इनपुट डाला है वो प्रॉपर वैलिडेट करने के लिए हम एनकोडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था सीएमडी का, जिसमें हम स्लैश को जनरली डायरेक्टरीज सेग्रीगेट करने के लिए यूज करते हैं। सर्वर में भी सेम ही चीजें होती हैं। अगर सर्वर की बात करूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्टरीज हैं, स्लैश यूज किया गया है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कोई ओपन करता हूँ, तो किसी फाइल की बात की जाए यहाँ पे, उस केस में यहाँ पे भी स्लैश यूज नहीं होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे स्लैश यूज करना है किसी फील्ड के लिए, मैं एनकोडिंग टेक्निक चूज करूँ ताकि मेरा सिस्टम उसको एज ए डायरेक्टरी स्पेसिफाई करने की जगह सिंपल एज ए स्ट्रिंग कैलकुलेट करे। कंफ्यूजिंग है? मतलब अभी यहाँ पे स्लैश हम यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्टरी। एग्जैक्टली। अगर हम चाहते हैं कि इसको एज ए डायरेक्टरी कैलकुलेट ना करे वो, ओके आई डोंट हैव एनी एग्जांपल टू शो यू, अदरवाइज आपको एग्जांपल, लेट मी चेक। यूआरएल खोल लेते हैं, मे बी वहाँ से कोई मिल जाए हमें कुछ। यहाँ पे दिख रहा है %20। तो यहाँ पे चेक करूँ %20, ये स्पेस यस के लिए यूज होता है मेरा। ठीक है। तो सिंपल मशीन को स्पेसिफाई करने के लिए क्या चीज आ रही है, इनपुट को वैलिडेट करने के लिए प्रॉपर हम एनकोडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। आप जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स डालोगे उनको यूआरएल में एनकोड कर देगा ताकि वो डायरेक्टली एज इट इज सिस्टम पे एग्जीक्यूट ना हो। टेस्ट पेज भी ले लेते हैं, वहां पे मिलेगा कुछ ना कुछ। आफ्टर दिस यूआरएल और percentage encoding we have one more thing, HTML एनकोडिंग। इसमें आप सिंपल HTML कैरेक्टर्स को एनकोड करते हो, तरीका वही है ऑलमोस्ट कि आप एनकोडिंग यूज करते हो यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया काउंटर मेजर। Then we have some countermeasure for spatially SQL injection. First one is input validation. आप इनपुट फील्ड में कौन सी चीजें डाल सकते हो। You have two things here. First one is blacklisting. Second one is whitelisting. इन blacklisting आप स्पेसिफाई करते हो कि कौन सी चीजें अलाउड नहीं है। इन blacklisting स्पेसिफाई कौन सी चीजें या फिर कौन सा इनपुट कैरेक्टर अलाउड नहीं। ठीक है। बट इन व्हाइट लिस्टिंग आप स्पेसिफाई करते हो कि कौन सा कैरेक्टर अलाउड है, कि सिर्फ और सिर्फ यही कैरेक्टर्स अलाउड है मेरे पास इनपुट फील्ड के अंदर। So if I ask you which one is more secure, blacklisting or whitelisting? ब्लैक लिस्टिंग। And Surendra,
हेलो। विच वन इज मोर सिक्योर, ब्लैक लिस्टिंग और वाइट लिस्टिंग? कौन सा ज्यादा सिक्योर है, ब्लैक लिस्टिंग या वाइट लिस्टिंग? वाइट लिस्टिंग। वाइट लिस्टिंग इज मोर सिक्योर बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि अटैकर कौन सा कैरेक्टर यूज करने वाला है। आप स्पेशल कैरेक्टर्स को अलाउड मत करो, अटैकर कुछ भी ट्राई कर सकता है वहां पे। तो वाइट लिस्टिंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल बिकॉज यू नो कि कौन सी फील्ड ताकि कौन से सिंपल कैरेक्टर्स। अगर मैं बात करूँ सिंपल इनपुट फील्ड्स की, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A to Z और 0 to 9 वैल्यू आ सकती हैं। बट अगर कोई मैं स्पेशल किसी कैरेक्टर्स करेक्टर को अलाउड है अलाउ ही कर नहीं। रही हूँ that it should not execute on like SQL query में, तो वो that comes under blacklisting, right? To हम्म। search for any, after this monitoring part, we have one more thing that we call it limit length of user input। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कितने कैरेक्टर्स अलाउड हैं। बिकॉज आप अगर सिंपल एग्जांपल तो बफर ओवरफ्लो अटैक का, राइट, में आपको कैरेक्टर्स काफी ज्यादा डालने पड़ते हैं, तो वहाँ पे लिमिटर्स काफी हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा जो भी डाटा आएगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, टेस्ट पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट पेज पे यहाँ पे सिर्फ 30 कैरेक्टर्स अलाउड है, ठीक है। जो 31st कैरेक्टर होगा मेरा, वो अपने आप ट्रंकेट हो जाएगा, मतलब उसके आगे की वैल्यू अपने आप डिस्कार्ड कर देगा। वो स्टार्टिंग के 30 कैरेक्टर्स उठाएगा वो, ठीक है। अगर किसी तरीके से आपके अटैकर ने क्लाइंट साइड वैलिडेशन बाईपास कर भी दी, तब भी सर्वर सिर्फ और सिर्फ 30 कैरेक्टर्स ही उठाएगा। क्लियर है? तो दिस इज Yes. इनपुट लेंथ ऑफ यूजर, लिमिट लेंथ ऑफ इनपुट यूजर इनपुट। कितने कैरेक्टर्स यूजर को अलाउड है। मोबाइल नंबर में सिर्फ 10 पॉसिबल है, एड्रेस में 100 कर दो, काफी हो जाते हैं 100 कैरेक्टर्स। अगर 100 नहीं है तो 200 कर दो, बट नॉट मोर देन 150 or 200। Then after this SQL injection countermeasures, we have one more thing that we call it XSS attacks. So any idea what is XSS attacks? To execute any script over the website, सही है, cross scripting, right? या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो लेट मी एक्सप्लेन कौन कौन से टाइप्स होते हैं SQL इंजेक्शन इसके एक्सेसेस के। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, लाइव चलते हैं डायरेक्ट। लॉग आउट किया मैंने यहाँ पे योर प्रोफाइल एंड लेट मी ट्राई सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट हियर। स्क्रिप्ट अलर्ट, अगर मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पे एक बार, अगर यहाँ ट्राई कर लेते हैं सर्च इंजन पे, यहाँ पे अगर काम करता है तो वो जब पॉपअप दिख रहा है, मेरी स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने, स्क्रिप्ट अलर्ट 10, जिसका आउटपुट मिला, जब डाटा था वो कहीं स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जो अभी रिक्वेस्ट गई है, वो डेट रिक्वेस्ट मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। बट अगर मेरी ये स्क्रिप्ट कहीं पे स्टोर हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, स्टोर्ड एक्सेसेस। लेट मी लॉग इन हेयर एंड लेट मी राइट द स्क्रिप्ट हेयर। मैंने अपडेट किया। अब जब भी ये पेज रीलोड होगा और जब भी इस पेज के ऊपर आऊंगा, मेरी स्क्रिप्ट हर बार एग्जीक्यूट होगी। मतलब जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, जो मैंने कोड लिखा था यहाँ पे, वो स्टोर हो रहा है कहीं पे, उसको हम बोलते हैं सिंपल स्टोर्ड एक्सेस, ठीक है। चीजें क्लियर है ना? Yes. आफ्टर दिस एक्सेस पार्ट वी हैव सम काउंटर मेजर्स। इससे बचना कैसे है? फर्स्ट थिंग इज टेस्टिंग टूल्स। ऑटोमेशन टूल्स आते हैं जिनके थ्रू आप स्क्रिप्ट ट्राई कर सकते हो कि ये स्क्रिप्ट काम कर रही है या नहीं कर रही है। सिंपल एग्जांपल, आप एक डिक्शनरी तैयार करो जिसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट लिखी होंगी बहुत सारी, आप उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट लिखी है आप उनको बारी बारी ट्राई करते रहो। टू ऑटोमेशन टूल्स, ऑटोमेटेड टूल्स।
right? After this, you can filter the outputs. जो इनपुट आ रहा है मेरे पास, उसका आउटपुट क्या होगा? You can filter the output. Other than this thing, you can validate input as well. Validated input. कौन से कैरेक्टर्स अलाउड हैं, कौन से कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, एक सिंपल काउंटर मेजर एक्सेस के लिए. After this access attacks, we have some other countermeasure for the web application attacks. First one is dynamic testing. Testing through automation tools are also known as dynamic testing. कि आप tools यूज करो, like Nexus हो गया, Agnetics हो गया, Qualys हो गया, Crash Test हो गया, आप उस tools try करो to find out the flaw, find out the vulnerabilities on the website. Other than this, you can hire someone or you can tell your team to analyze the source code. कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई कोड ना लिखा हो जो कि मिसबिहेव कर दे. तो कोड एनालाइज कर सकते हो आप, सोर्स कोड एनालिसिस कर सकते हो. फॉर दैट पार्ट वी फॉलो वन थिंग दैट वी कॉल इज OWASP टेस्टिंग गाइड. फिर OWASP कोड रिव्यू गाइड भी आती है. फॉर सोर्स कोड रिव्यू वी यूज दिस गाइड. इस अटैक से बचने के लिए हम कौन सा या इस अटैक से बचने के लिए तो कैसी चीजें लिखनी है, प्रॉपर इंडेक्सेस हैं चीजें. इंजेक्शन से बचने के लिए कौन सा कोड लिख सकते हो, कोड में कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं जिसके कारण आपका जो इंजेक्शन अटैक है वो पॉसिबल होगा, राइट? OWASP पे जनरली टॉप 10 ही आते हैं. आपको जो भी मिलेगा OWASP के टॉप 10 के लिए ही मिलेगा. वो चाहे वो कोड रिव्यू गाइड हो, टेस्टिंग गाइड हो, वहाँ पे टॉप 10 ही मिलेगा आपको जनरली. क्लियर? Yes. For code review purpose, you can go through this PDF part. और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब एक कंप्लीट अलग कोर्स है उसका, नहीं, या फिर? कोर्स नहीं आता. OWASP आपको जस्ट हेल्प के लिए एक रेफरेंस देता है. फर्स्ट वन इज OWASP टॉप 10 फॉर वेब. ठीक है, ये टॉप 10 अटैक्स को लिस्ट करता है जिनका इम्पैक्ट या फिर जिनकी पॉपुलैरिटी हाई है. फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेशन डाटा एक्सपोजर, एक्सेस की, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. ये टॉप 10 अटैक्स हो गए आपके जिनकी पॉपुलैरिटी हाई है या फिर जिनका इम्पैक्ट हाई है. ठीक है, इनसे बचने के लिए वो मिटिगेशंस भी देता है प्रॉपर. इनके आप किसी को ओपन करते हो तो प्रॉपर मिटिगेशंस भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, इम्पैक्ट एंड हाउ टू प्रिवेंट अदर ऑल डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, इसकी कोड रिव्यू गाइड आती है, टेस्टिंग गाइड आती है. कोड रिव्यू गाइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोड को कैसे एनालाइज करना है जिसमें कोई फ्लो ना रहे या फिर फॉर प्रॉपर फंक्शनैलिटी, ताकि कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट ना करे, हमें कोड कैसे लिखना है. फिर हमारे पास आती है कोड रिव्यू गाइड. फॉर टेस्टिंग पर्पज यू कैन गो फॉर OWASP टेस्टिंग गाइड. कैसे आपको चीजें टेस्ट करनी है, बीइंग अ पेनिट्रेशन टेस्टर, बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, आपको कैसे चीजें टेस्ट करनी है. इसकी भी प्रॉपर PDF आते हैं, आप जिससे रेफरेंस दे सकते हो कि कैसे चीज़ों को टेस्ट करना है. इंजेक्शन के लिए कौन कौन से टूल्स ट्राई करने हैं, कैसे सोर्स को एनालाइज करना है, सब कुछ अबाउट एवरीथिंग. फॉर वेब यू कैन गो थ्रू दीज थिंग्स. OWASP वेब एप्लीकेशंस, टॉप 10 अटैक्स, कोड रिव्यू गाइड एंड टेस्टिंग गाइड. आपको अगर वेब में इंटरेस्ट है देन यू कैन फॉलो दीज थिंग्स. सिंपल PDFs आती हैं, वो पढ़ लो, बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो. और अदर देन दिस यू कैन फॉलो, you can go for some books like इसका कुछ डिफरेंट सर्टिफिकेशन भी रहता है क्या सर्टिफिकेशन नहीं है ऐसा वेब कोई ऐसा. एप्लीकेशन के लिए? ओके कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, OWASP की तरफ से कोई सर्टिफिकेशन नहीं है. ओके ओके. बस जो आपको मेरा बेसिकली इन सब चीजों में नहीं रहता है, मैं भी शौक में हूँ, बट वेब एप्लीकेशन टीम एक अलग है, सो आई थॉट कि उसके लिए कुछ अलग होगा शायद, या क्योंकि मुझे लगा कि CH में सिर्फ ओवरव्यू है, या फिर उसके लिए स्पेशली कुछ अलग होगा.